इंटरेस्ट कैलकुलेशन हर किसी के लिए यूज में नहीं आता है, लेकिन आपको इसका नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। इसका कॉलेज में, स्कूल में भी इंटरेस्ट का काम हो सकता है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में तो है ही है। इंटरेस्ट चार्ज करने की स्टाइल कैसी कैसी होती है आपको बताता हूं। एक तो बैंक के पास से अगर आप लोन ले रहे हो, या बैंक के पास से आप सीसी ले रहे हो, तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक की ओर से। आपने जितने पैसे बैंक के यूज किए हैं उतना इंटरेस्ट आपको बैंक लगाती है, और जिस इंटरेस्ट रेट में आपको बैंक ने कमिटमेंट किया था वो रेट आपका लगा है क्या, आप टैली में चेक कर सकते हो। पहली बात। सेकेंड बात, इमरजेंसी में पैसे की जरूरत होती है। हर इंसान अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाहर से पैसे लाता है, भले ही वो बैंक से लेता होगा, भले ही वो थर्ड पार्टी से लेता होगा, दोस्तों से लेता होगा, या अपने रिलेटिव से लेता होगा। उनको भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके टैली में उसकी एंट्री होना बहुत जरूरी होता है। जैसा आप इंटरेस्ट देते हो वैसा किसी के पास से इंटरेस्ट लेते भी हो। आपने किसी को, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं और आपने अगर किसी को पैसे दिए हैं तो उसके पास से आप इंटरेस्ट लोगे, तो उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप टैली में कर सकते हो। इसके अलावा और एक तरह का इंटरेस्ट टैली में है, वो एडवांस में आता है, लेकिन सिर्फ आपको मालूमात देता हूं। जैसा कि कई सप्लायर कई सप्लायर आपको जब सेल्स करते हैं तो कहते हैं कि आपको 15 दिन की साइड, 25 दिन की साइड, 30 दिन की साइड, और साइड अगर उस ड्यू डेट में अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यह एडवांस इंटरेस्ट में आता है। वो एक इंटरेस्ट का प्रकार है। और दूसरा इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट में है वो है आउटस्टैंडिंग पे इंटरेस्ट। लेकिन आपको मैंने इतनी भी अगर हिंट दे दी कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैली में इसी तरह से होता है, तो जिसके पास ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, जो जिसकी सेल्फ स्टडी करने की जिसकी मानसिकता है, वो हर व्यक्ति इंटरेस्ट कैलकुलेशन डीप में जाके उसकी स्टडी कर सकता है। और भी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको टैली में एक्सपर्ट होना है तो आप टैली सॉल्यूशंस की जो साइट है उसका यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। टैली कंपनी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो यूट्यूब पे शेयर करती है। मैंने भी मेरा यूट्यूब का चैनल बनाया है, जो मेरे यूट्यूब के पूरे वीडियो अपने लोकल इंग्लिश, अपने हिंदी और मराठी में होते हैं, तो वो भी आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। कल आखिरी के दिन मैं सभी, या ग्रुप में आपको सभी के लिंक आपको मैं भेज दूंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, जो इंटरेस्ट रखना चाहता है वो सब्सक्राइब कर सकता है चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको यूट्यूब के चैनल के बारे में पता रहे। और सब मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अभी चलता हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन की ओर। सबसे पहले टैली की कंपनी ओपन करता हूँ। टैली की कंपनी ओपन कर रहा हूँ, उसको एक मिनट फिर शेयर करता हूँ। न्यू शेयर टैली की स्क्रीन। टैली की स्क्रीन दिख रही है? अगर दिख रही है तो वन कीजिए। अगर आप मेरी टैली की स्क्रीन देख पा रहे हो तो उसको वन कीजिए प्लीज। ओके, चलो सबसे पहले इंटरेस्ट को इनेबल कहां से करना है। अगर दोस्तों आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन बिजनेस में आपको जरूरत नहीं है तो आपको उसको यस करने की जरूरत नहीं है। जिस किसी को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है उसको आपको वन टाइम उस कंपनी को सेलेक्ट कर F11 करना होगा, और F11 में आपको इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको आपको यस करना होगा।
नहीं सर, नहीं नहीं, आप शायद लेट आए। हमारा लास्ट सेशन कल है, फर्स्ट डे। हम बहुत डिस्टर्ब हो गए थे सभी जन। एक मिनट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करने के बाद, योग की इसलिए किया भाई। ये देखो चैट बॉक्स में चैट करते समय कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो करते जाओ, नहीं तो क्या है, मुझे मेरी स्पीच रुका के चैट बॉक्स देखना पड़ता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करने के बाद आपका टैली में इंटरेस्ट इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आप खाली इनेबल करके नहीं चलेगा, आपको दूसरा क्या काम करना होगा। जिस किसी अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उस अकाउंट को आपको इंटरेस्ट का रेट देना होगा। आप अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं दोगे तो टैली को आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कौन से अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, तो फिर मैं क्या करता हूं, ये देखिए, टैली अलाउज यू टू ऑब्टेन रिपोर्ट इन इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाय टैली बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन यू फर्निश इंटरेस्ट फिगर एज फॉलोज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट। ऑन आउटस्टैंडिंग मतलब हमारा देना है, भले ही वो देना लोन का होगा और किसी का कौन सा लोन, वो आएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस में। और दूसरा है आउटस्टैंडिंग बिल इनवाइस ट्रांजेक्शन, मतलब आपने किसी के पास से गुड्स परचेस किया है, पेमेंट देना लेट हो रहा है, उसका इंटरेस्ट, या आपने किसी को माल बेचा है और सामने वाला आपको टाइम पर पेमेंट नहीं दे रहा है, उसका इंटरेस्ट। ये दोनों आते हैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बिल इनवाइस ट्रांजेक्शन और रिसीवेबल पेबल। तो F11 कंपनी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है। यस करने के बाद सेकंड, और एक बात, जिनके पास कंप्यूटर या टैली प्राइम नहीं है उनके लिए मेरा सुझाव है कि जब भी आपके कंप्यूटर सिस्टम आ जाएगा, जब भी टैली प्राइम हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल छुड़ाइए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल के नोट्स आपके पास तो हमेशा रहेंगे, सिर्फ वीडियो आपके 1 महीने के बाद बंद होते चले जाएंगे। 1 जून से एक एक वीडियो आपके कम होते जाएंगे, 1 जून 2 जून 3 जून से हो जाएंगे। 30 दिन का हमने उसको लिमिट दिया है। तो ये देने के बाद आपको क्या करना है, मुझे पहले क्या, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां से आप बैंक सीसी आपकी है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो उसका कैसा करोगे आपको दिखाता हूं, बस सिंपल इंटरेस्ट दिखा रहा हूं। अल्टर में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेने के बाद हर पार्टी के अकाउंट के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यह ऑप्शन तभी दिखेगा जब आप F11 के फीचर्स में यस करोगे। अगर आप F11 के फीचर्स में अगर आप यस नहीं करोगे, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पर एक्टिवेट नहीं दिखेगा। यासाठी F11च्या ऑप्शन मध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करावं लागेल। इसको यस करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे बैंक के लिए, बैंक रिकंसिलेशन डेट और वाउचर डेट। मैंने कहा था कि रिकंसिलेशन ये टैली का बेसिक पार्ट नहीं है, ये एडवांस पार्ट में आता है। रिकंसिलेशन का मतलब ये होता है कि टैली में आपने जो एंट्रीज की है वो एंट्रीज, उसका बैलेंस, मतलब टैली में आपने जो बैंक की एंट्रीज की है वो बैलेंस और बैंक के स्टेटमेंट का बैलेंस टैली करना, उसे रिकंसिलेशन कहते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि आपने किसी को चेक दिया 15 मई को, किसी को आपने चेक इशू किया और आपने उस एंट्री को पेमेंट में कर दिया। आपके पास क्या हो गया, एंट्री होने के बाद बैंक का बैलेंस कम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप बैंक का स्टेटमेंट अगर लेकर आओगे तो आपके पास वो बैलेंस कम नहीं होगा, बैंक में कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा, तो आपने जिसको चेक दिया है वो सामने वाला जब तक प्रेजेंट नहीं करेगा बैंक में, तब तक उसका बैलेंस आपके बैंक से कम नहीं हो सकता। अगर आपने आरटीजीएस किया है, एनईएफटी किया है, कैश डिपॉजिट किया है, वो तो सेम डे हो जाएगा। जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो उसी दिन बैंक में इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन
आप अगर जब बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने चेक दिया, अब मैंने समझो आपको चेक दिया है, 20,000 रुपए का चेक दिया, आप क्या करोगे, उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करोगे। अगर आपकी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मेरी बैंक का ICICI बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या होगा, आपने चेक को डिपॉजिट किया 15 तारीख को और वो चेक आपके बैंक में जमा होगा 17 तारीख को। ऐसा क्यों? 16 को संडे है, 17 को मंडे है, 17 तारीख को शाम तक जमा होगा। लेकिन लेकिन आपने एंट्री तो आपके बुक्स में की है, 15 तारीख को की है, लेकिन बैंक में किस कौन सी तारीख को मिलेगा आपको? 17 को मिलेगा। तो इसको जो टैली किया जाता है, बुक्स का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, उसे कहा जाता है रिकंसिलेशन। और वो टैली करने की फैसिलिटी टैली में है। आप बैंक रिकंसिलेशन इन टैली आप अगर सर्च कर दोगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। क्यों? तो ये चीजें, ये इनपुट, मैं सिर्फ इनपुट दिखा रहा हूं मैंने आपको। आपने अगर प्रॉपरली इनपुट किया है तो मुझे आउटपुट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टैलेंट है, आपके पास अगर टैलेंट है, या टैलेंट मान लीजिए टैलेंट के बजाय अगर आपकी मेहनत करने की तैयारी है, तो आप उसको कैसे भी करके कौन कौन से आउटपुट रिपोर्ट है आप ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आपका इनपुट गलत हो गया तो पूरा आउटपुट आपका गलत निकलेगा। और मैंने इस 15 दिन के सेशन में प्रॉपर इनपुट करने का ही तरीका आपको मैंने समझाया है। तो बैंक रिकंसिलेशन डेट मतलब आपने एंट्री की 15 तारीख को और बैंक में चेक पास हुआ 17 तारीख को, तो आप बैंक की डेट क्या करोगे, आपके टैली में 17 तारीख करोगे। ओके, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते समय टैली क्या करेगा, आपने बैंक में जिस दिन एंट्री हुई है वो डेट जो आप लेंगे, उस डेट से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। ये किन के लिए एप्लीकेबल है? जो लोग, जो बिजनेसमैन, जो स्कूल कॉलेज वाले पहले एंट्री करते हैं और बाद में स्टेटमेंट आने के बाद चेक करते हैं। हर कोई बैंक स्टेटमेंट चेक करता है। जिनके पास ट्रांजेक्शन बहुत बड़े हैं वो हफ्ते में करता है, 15 दिन करता है, या महीने में करता है, लेकिन करता है। और ऐसे भी कई लोगों को मैंने, ऐसे भी कई ऑर्गेनाइजेशन को मैंने देखा है, बैंक स्टेटमेंट आने के बाद बैंक स्टेटमेंट को सामने रखकर वो एंट्री करते हैं। बैंक स्टेटमेंट को सामने रखकर वो एंट्री करते हैं। जिस दिन एंट्री बैंक में है उस दिन आपकी एंट्री टैली में होती है। लेकिन सही अकाउंटिंग कौन सी है? सही अकाउंटिंग ये है कि जिस दिन आपके पास चेक आ रहा है या जिस दिन आप किसी को चेक दे रहे हो उस दिन एंट्री कीजिए, और बाद में बैंक स्टेटमेंट सामने रखकर आपको टैली करना है कि आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस बराबर है क्या। जनरली मार्च एंड में, मंथ एंड में ये रिकंसिलेशन के इश्यू आते हैं। तो आपने 30 अप्रैल को किसी को चेक दे दिया, बैंक वाला सामने वाला चेक लगाएगा 2 तारीख 3 मई को लगाएगा, तो 3-4 दिन के बाद वो आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कम होगा। लेकिन आपके पास जिस दिन एंट्री की है उस दिन बैलेंस कम हो चुका है। तो ये है दो, बैंक में इंटरेस्ट दो प्रकार से कैलकुलेट होते हैं, बैंक रिकंसिलेशन डेट और वाउचर डेट। और बैंक रिकंसिलेशन के लिए सिर्फ इतना दिखाता हूं आपको मैं, टैली में F5 का ऑप्शन है, ये देखिए, आपको सिर्फ दिखाता हूं मैं, बाद में आप खुद देख लेना, ये मेरे सिलेबस में नहीं है। डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, बैंक बुक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक रिकंसिलेशन का ऑप्शन है, देखो यहाँ पर, ये इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिकंसिलेशन की डेट आ जाएगी। 1 अप्रैल का चेक है, बैंक में कौन सी डेट को पास हुआ है वो तारीख आपको देना है। तो ऑटोमेटिक टैली क्या करेगा, नीचे आपका बैंक में बैलेंस कितना होना चाहिए ये आपको नीचे दिखा देगा खुद बे खुद। ये आउटपुट का रिपोर्ट है, आप खुद उसको आइडेंटिफाई करके देख सकते हो, या हेल्प टैली सॉल्यूशन से भी आपको इसकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। वैसे आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि हर चीज अगर मैं अभी दिखाऊंगा तो महीना 2 महीने का कोर्स चलते रहेगा। तो इस तरह से आप बैंक रिकंसिलेशन भी देख सकते हो, और ये जो डेट आप दोगे उस डेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैली करेगा, करेक्ट करेगा। लेकिन जो लोग बैंक स्टेटमेंट को सामने रखकर देख एंट्री कर रहे हैं उस डेट में, उनके लिए तो बैंक इंटरेस्ट इजी गोइंग में कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप अल्टर में जाओगे, लेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पर पूछ रहा है वाउचर डेट या बैंक रिकंसिलेशन डेट। आप लोग वाउचर डेट, मतलब जिस तारीख को आप एंट्री कर रहे हो वो वाउचर डेट एंटर किया,
अमाउंट एडेड डिडक्टेड इसका कोई संबंध नहीं आता। यहां दे दीजिए आप रेट, यहां क्या दे दीजिए आप, रेट दे दीजिए। रेट, रेट कितना दिया आपने, 10%। इसके बाद यहां पर 4 ऑप्शन आते हैं, 30 डेज, 365 दिन, कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर। इसका मतलब समझाता हूं आपको। कोई कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय क्या करता है, 30, 31, 28 का महीना नहीं पकड़ता। जनवरी भी आया तो 30 का महीना, फरवरी भी आया तो 30 का, मार्च भी आया तो 30 का, भले ही वो 31 का भी महीना रहा तो। कोई कोई क्या करता है, कैलेंडर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करता है। अगर जनवरी में 31 डेज आ रहे तो 31 डेज के हिसाब से कैलकुलेट होगा। फरवरी में 28 डेज आ रहे तो 28 डेज के हिसाब से कैलकुलेट होगा। मार्च में 31 आ रहा है, 31। अप्रैल में 30 डेज आ रहा है, 30 डेज। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो 365, अगर ईयरली कैलकुलेट करना है ईयरली, तो 365 दिन या कैलेंडर ईयर आप कर सकते हो। इससे 1 से 2 दिन का फर्क पड़ता है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पड़ता। तो 365 दिन भी ले सकते हो या कैलेंडर ईयर भी आप ले सकते हो। प्रैक्टिकल में क्या दिया देखते हैं अपन। प्रैक्टिकल में दिया है उन्होंने 10% को 30 डेज मंथ दिया है। 10% इंटरेस्ट कैलकुलेशन 30 डेज मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए बोला है उन्होंने। तो 30 डेज मंथ लेता हूँ। कौन से बैलेंस पे, अब ऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, ये बात आपको क्लियर करता हूं मैं। दोस्तों अगर बैंक में, अगर आपकी बैंक में सीसी है, आप अगर बैंक का पैसा यूज कर रहे हो, तो आपने अगर बैंक का पैसा यूज किया है तो ही इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कभी कभी ऑफ सीजन में आपके पैसे बैंक में पड़े हैं, ऑफ सीजन में आपके पैसे बैंक में पड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे, आमचे पैसे पडले बँकेत त्याचं व्याज द्या, आपको बैंक नहीं देगी। अगर आपने बैंक का पैसा यूज किया है तो बैंक इंटरेस्ट लगाएगी। लेकिन आपका पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगी, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं लगाएगी। उस दिन का डेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बैलेंस लोगे आप, क्रेडिट बैलेंस। मतलब क्या होगा क्रेडिट बैलेंस का मतलब, बैंक के पैसे मेरे पास जमा है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। अगर मैं डेबिट बैलेंस लेता हूँ या ऑल लेता हूँ, ऑल बैलेंस, तो क्या होगा, इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा, अगर कुछ महीने, कुछ डेज आपके अगर एक्स्ट्रा पैसे अगर बैंक के पास रहे तो क्या होगा, वो बैलेंस इंटरेस्ट माइनस में आ जाएगा। आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको गलत दिखाएगा, आपको कम इंटरेस्ट दिखेगा। आप बोलोगे बैंक ने ज्यादा लगाया, बैंक ने ज्यादा नहीं लगाया है। बैंक का रूल क्या है, आरबीआई का रूल क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल यही है कि अगर आपका करंट अकाउंट है, वो करंट अकाउंट में आपका 50 लाख भी अगर बैंक में पड़ा है, आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1 रुपया भी इंटरेस्ट बैंक आपको नहीं देगी। लेकिन अगर आपने बैंक का 1 रुपया भी अगर यूज किया सीसी के आगे, आपको बैंक इंटरेस्ट लगाएगी। ये रूल है उनका। सेविंग अकाउंट में कुछ मिनिमम मिलता है, 3.5-4% कुछ तो मिलता है सेविंग में, लेकिन करंट अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा, ना ही सीसी अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस केस में अगर आपके पास पैसे पड़ के हैं, तो आपको अगर ब्याज मिलाना है तो आप एफडी फिफ्डी कर सकते हो, या लिक्विड फंड है, जो भी आपके सीए जो सुझाव देंगे वैसा करके आप उस मनी को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट ले सकते हो। वो अलग बात होगी। लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते समय आपको यही ध्यान में रखना है, बैंक का इंटरेस्ट करते समय, कि क्रेडिट बैलेंस के ऊपर। करंट अकाउंट अगर है तो सवाल ही नहीं आता इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का। क्यों नहीं आता, आपको इंटरेस्ट मिलने वाला ही नहीं है। सिर्फ आपको किस पर देखना है, जैसा कि होम लोन लिया आपने। अब होम लोन में कैसा होता है, आपने 15 लाख का लोन लिया होम लोन, और हर महीने को आप ईएमआई दे रहे हो, हर मंथली। उसका अगर इंटरेस्ट आपने ऑल बैलेंस पे भी दिया तो भी आपका इंटरेस्ट करेक्ट आएगा। तो उसका बैलेंस आप कैसा पेड कर रहे हो, मंथली दे रहे हो, मंथली। लेकिन बैंक सीसी का वैसा नहीं है। बैंक सीसी का कैसा है, कल के दिन आपके पैसे बैंक में रह सकते हैं, इमरजेंसी में बैंक के पैसे आप यूज कर सकते हो, उस हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने बैंक के पैसे यूज किए तो इंटरेस्ट लगेगा, और आपके पैसे बैंक के पास है तो इंटरेस्ट बैंक आपको नहीं देगी, इसलिए क्रेडिट बैलेंस पे आएगा। और बाकी के जो अकाउंट है, पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, अगर एजुकेशन लोन, इसका कैसा ईएमआई है। अब ईएमआई तो हर किसी को होता है, हर कोई व्यक्ति इस जीवन में आने के बाद लोन दिखाता ही है, और दिखाना जरूरी भी है, और उसका पेमेंट ईएमआई से करता है। आज तो 45 लोग हैं, मैं कल ही बोला था कि 2 दिन का सेशन है, फिर भी तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है
उसको आप ऑल बैलेंस कर सकते हो, लेकिन जो बैंक का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसको आपको बैंक सीसी का फिर बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैंक रिकन्सिलेशन कर रहे हो, बैंक रिकन्सिलेशन का ऑप्शन टैली में अगर आप करके कर रहे हो, उस केस में आपको वहां पर ऊपर लेना है कौन सा, बैंक रिकन्सिलेशन डेट। ये बात आपको कोई दिखाएगा नहीं, ये किसी को मालूम नहीं है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह से कर सकते हैं। 10% हो गया, 30 डेज मंथ हो गया, और यहाँ पर लोगे आप क्रेडिट बैलेंस ओनली। इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ए। यहाँ पर क्या दिया है देखो, यहाँ पर उन्होंने ऑल बैलेंस दिया है। ऐसा क्यों किया ऑल बैलेंस? ये डेमो कंपनी है, प्रैक्टिस के लिए बोल क्या ऑल बैलेंस दिया है, लेकिन एक्चुअल में आपको समझा रहा हूँ, मैं बताता हूँ, एक्चुअल बता रहा हूँ। अगर मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं होता तो मैं क्या करता, जैसा बुक्स में लिखा है वैसे ही आपको समझाने की कोशिश करता, लेकिन मैं आपको वैसा नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अगर आप ऑल बैलेंस करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस करोगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं भी क्या करता हूँ, फिर इसको ऑल बैलेंस ले लेता हूँ। मुझे सिर्फ दिखाना है आपको कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है और एंट्री कैसे होती है, लेकिन उसका क्रेडिट बैलेंस का भी क्या इंपॉर्टेंस है ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है मैंने 30 डेज मंथ का क्या मतलब है, कैलेंडर मंथ का क्या मतलब है, ये सब कुछ आप समझ सकते हो। ये देने के बाद आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए आप जिस पीरियड का इंटरेस्ट दोगे उस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। सिर्फ इतना ही काम करना है आपको, सिर्फ उस लेजर अकाउंट में जाकर आपको इंटरेस्ट का रेट सेट करना है। उसके बाद क्या होगा आपको दिखाता हूं मैं। डिस्प्ले में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाइए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसा देखोगे आप, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहां पर आपको एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसको यस करो। लेजर, और जितने को आपने यस किया है उतने अकाउंट आपको यहां पर दिखेंगे। मतलब जिस किसी लेजर अकाउंट को आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया है वही आपको दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। कल के दिन अगर आपको कोई कहता है कि मुझे इंटरेस्ट निकाल के दीजिए, तो आप एक्सेल के बजाय टैली में रिसीव पेमेंट की एंट्री करके इंटरेस्ट उसको निकाल के दे सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा, तो ऑलरेडी एक एंट्री हो चुकी थी। इसको डिलीट करता हूं मैं पहले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस, इस बैलेंस के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। अब मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक 2,27,292 रुपीज इंटरेस्ट डीआर आ रहा है। इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, इतना ज्यादा इसलिए आ रहा है कि आप 10% लेकर मंथली ले रहे हो। अगर इसको मैं 365 डे अगर कर देता हूं तो इसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सिर्फ डेमो कंपनी है, एक्चुअल में 10% और 30 डेज मंथ बहुत हो गया, बहुत हो गया। इसको मैं क्या करता हूं फिर, अगर 30 देना है तो कैसे देना वो भी दिखाता हूं आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर मुझे यहाँ पर मैंने समझो 1% लिया है तो 30 डेज मंथ चलता, मतलब साल का हो गया 12%। आया ध्यान में, 10% इसका मतलब होता है ये 365 डे, ईयर या कैलेंडर ईयर, समझ के लो आप। अगर मैं 2% देता तो ये होता 24%। अगर 1.5 देता तो होता 18%। 1.5 आएगा 30 डेज मंथ के लिए और 18% आएगा मेरा 365 डे के लिए। ये तो बहुत बेसिक चीज है ये, अभी छोटे बच्चों को ध्यान में नहीं आएगा है, लेकिन जो लोग व्यवहार करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको तो समझ में आ जाएगा कि ये 30 डेज 365 डेज कैलेंडर मंथ, क्यों तो उनको बैच कैलकुलेशन का काम उनको गिरता है ना, तो ये चीजें उनको पता होती है। जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं,
या बिजनेस कर रहे हैं उनको पता चल सकता है ये। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 10% की जगह 365 डे ईयर लेता हूँ। बुक्स में कुछ भी होगा, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इंटरेस्ट कितना आ गया, सिर्फ 18,681 रुपए इंटरेस्ट आ गया ओनली। डीआर, डीआर मतलब बैंक से आना है। डीआर मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट बैंक से आना है। ठीक है, इतना भी समझ गए आप, तब चेक करके देख सकते हो कि वह इतना इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं आपको कहूं कि टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन ही नहीं है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एंट्रीज है, इंटरेस्ट रेट डालने के लिए यह आपको क्या रेट से इंटरेस्ट लगाना है वो तो सामने वाली पार्टी बताएगी ना आपको। आपको अगर बैंक का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो आपको बैंक बताएगा इतने, ये बैंक को या आपको पता होगा जो काम करते हैं जो उसके रिलेटेड है उनको पता होता है कि क्या रेट से इंटरेस्ट है। मतलब आपका क्या रेट से इंटरेस्ट लेना है या क्या रेट से इंटरेस्ट देना है, ये चीजें तो उस बिजनेस में पहले फाइनल होती है। उस हिसाब से आपको रेट सेट करना पड़ता है। इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, कोई 12% लेगा, कोई 24 लेगा, कोई 8 लेगा, कोई 9 लेगा, कोई 6 लेगा, कोई 7 लेगा। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, जो भी रेट होगा वो रेट आपको यहाँ पर डालना है। अल्टर, लेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर जाके रेट। अगर मान लीजिए बैंक ने आपको ये रेट 9% फाइनल किया है साल का, आप उसको 9% करना होगा। ये तो आपको कौन बताएगा, अगर आप जहां पर जॉब कर रहे हो या खुद का अगर आपका बिजनेस है तो ये तो आपको पता रहेगा कि क्या रेट से हमको इंटरेस्ट लगाने वाली है बैंक। अगर इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो फिर उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जो लोग इसके रिलेटेड होते हैं, बिजनेस के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, उन्हें पता रहता है कि क्या रेट से हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है वो। नेक्स्ट, फिर कुछ करना नहीं है आपको। डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये इंटरेस्ट का टोटल आ गया। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मैंने लिया और आपको मैंने बोला इतनी एंट्रीज है ये, ओके, मैं इसकी प्रिंट आउट निकाल के देता हूं, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन मुझे करके दो। मुझे नहीं लगता कि आपको 1 घंटे में निकल जाएगा। अगर बहुत एक्सपर्ट रहे तो 1 घंटा बस है, विदाउट कंप्यूटर सपोर्ट। और एक्सेल में भी अगर करना बोले आप तो इतनी फिगर्स डीआर सीआर की आपको लेनी पड़ेगी, फार्मूला देना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन टैली क्या कर रहा है, आपको सिर्फ बोल रहा है कि रेट डालो, आपको सिर्फ रेट डालना है, दैट्स ऑल, बाकी ऑटोमेटिक निकल जाएगा इंटरेस्ट। अगर ये टैली नहीं होता और आपको अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट, अगर टैली नहीं होता और आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट निकालने की बारी अगर आती, आप जिनको एक्सेल के बारे में मालूम है वो लोग क्या करते, एक्सेल में इसको लेकर इंटरेस्ट निकालते। और जो खुद पर जिसको कॉन्फिडेंस है, जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में हर कोई कमजोर हो। जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, जिनका मैथमेटिक्स में कमांड है, जिनका अकाउंटिंग में कमांड है, वो क्या कर सकता है, वो खुद मैन्युअल इंटरेस्ट निकाल के दे देगा। वेलकम, स्वागत है। लेकिन टैली क्या कर रहा है, टैली कह रहा है कि आप सिर्फ रेट डालिए, आगे का आगे का काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मतलब टैली पर छोड़ दीजिए, टैली खुद आउटपुट देगा आपको, राइट। तो टैली को तो सलाम है हमारा कि टैली बनाते समय हर इंसान के पेन के बारे में सोचकर इसको बनाया गया है। ऐसे कई कस्टमर को मैंने देखा है, मुझे हर मार्च एंड को फोन आते ही आते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या सेटअप करना है बताइए। लेकिन आपको मैं एक विश्वास दिलाता हूं, मैं तो बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मेरा इंटरेस्ट का एडवांस वर्जन भी रिकॉर्डिंग होने वाला है,
बैंक रिकंसिलेशन भी रिकॉर्डिंग होने वाला है, ऑटो रिकंसिलेशन, मैनुअल रिकंसिलेशन, जो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं पब्लिश करने वाला हूं, तब आपको बता दूंगा, उस वक्त आप उसको देख लेना। ये लॉकडाउन ही होने वाला है 15 दिन के अंदर ही। अब आपका क्लास होने के बाद मेरे पास समय रहेगा, वो समय रिकॉर्डिंग में लगाऊंगा, ठीक है, ट्यूसडे से। तो मैं वो भेज दूंगा आपको, आप यूट्यूब चैनल में से जो भी एडवांस छोटे छोटे वीडियो रहेंगे आप देखते चलिए, आपका खुद आप टैली में एक्सपर्ट हो जाओगे, डेवलप हो जाओगे। लेकिन अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए तो, नहीं तो आपको नहीं देख पाओगे आप, कि मैं खाली उन्हीं को दिखाता हूँ सब्सक्राइब वालों को, मैं पब्लिकली रखता नहीं हूँ उसको। उसकी लिंक मैं कल ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब डिस्प्ले में जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाता हूँ, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाता हूँ, लेजर में जाता हूँ और बैंक का नाम लेता हूँ और यहाँ पर पीरियड देता हूँ। पीरियड अगर मैं ले रहा हूँ 1/4 से 31 दिन, आपको 3 महीने का निकालना है तो आप 3 महीने का पीरियड दीजिए यहाँ पर, 1/4 से 31, 1/4 से 30/6, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। 1/7 से 31, 1/7 से 30/9, मतलब एक दिन का निकाल सकते हो, 1 महीने का, क्वार्टरली, ईयरली, जैसा चाहिए वैसा। कितने दिन आपने पैसे यूज किए, कितने दिन का ब्याज लगना चाहिए, कितने दिन का कैलकुलेशन होना चाहिए, ये सब कुछ दिखता है यहाँ पर। फिर अब आपको इसकी एंट्री करनी है। अब एंट्री दो तरह से होती है इसकी, एक तो आप मैन्युअली एंट्री भी कर सकते हो। मैन्युअली कितना इंटरेस्ट हुआ है, 18,682 रुपए, ठीक है। टैली में आपने देख लिया, स्टेटमेंट में देख लिया, इंटरेस्ट बराबर है, एंट्री कर दो। क्या एंट्री करोगे, अब मुझे बैंक से इंटरेस्ट, बैंक का अकाउंट इंटरेस्ट मुझे 18,681 जो डीआर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे बैंक से इंटरेस्ट आना है। जनरली करंट अकाउंट में बैंक से इंटरेस्ट नहीं आता, करंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आता है। लेकिन अब यहाँ पर एग्जांपल में दिया, इसके लिए हम देख रहे हैं कि बैंक से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 18,681, मतलब हमारा इनकम हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डीआर, इंटरेस्ट रिसीव्ड को सीआर। ये एंट्री आप रिसिप्ट में कर सकते हो अमाउंट देखकर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये एंट्री ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक, तो कैसे करना चाहिए वो आपको समझाता हूँ। यूज करना है तो कीजिए, मत कीजिए, लेकिन मेरा दिखाना काम है। अगर इस एंट्री को बैंक के हिसाब से अगर मैं सोचूंगा, अगर मान लीजिए इसकी इसके अपोजिट यहाँ पर अगर सीआर रहता था, सीआर मतलब क्या होता था, मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना है, तब एंट्री क्या होती थी, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डीआर, स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट सीआर, वो एंट्री आपकी पेमेंट में होती थी। तो इंटरेस्ट देना आपका खर्चा है और एक्सपेंसेस कभी भी डीआर आता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट डीआर दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे बैंक से इंटरेस्ट आने वाला है या मिला है, बैंक में जमा हुआ है, मेरा इनकम है। तो रिसिप्ट में एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड को सीआर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डीआर, यहाँ पर एंट्री होगी। मैन्युअली कर सकते हो अमाउंट देखकर, या अमाउंट एक कागज पे लिख लीजिए, हाथ पे नहीं कागज पे लिख लीजिए और एंट्री कीजिए। कुछ लोगों को हाथ पे लिखने की आदत रहती है, हाथ काले भोर कर देते हैं, ऐसा मत करना। और अगर इसी एंट्री को मैं अपोजिट साइड से अगर सोचूं कि डीआर के बजाय सीआर है, तो क्या होगा, तो वो एंट्री मुझे पेमेंट में करनी है, ओके। लेकिन यहाँ पर एक तरीका आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो तरीका 99% लोगों को पता नहीं है, कि ऑटोमेटिक भी एंट्री टैली में कर सकते हैं आप। किस तरह से आपको दिखाता हूँ सीखना। ये इंटरेस्ट है, ये आपने देखा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉस्मोस बैंक का भी इंटरेस्ट दीजिए, ठीक है, देखेंगे उसको भी इसी तरह से देखिए और एंट्री कीजिए। हाउ टू एंटर द कैलकुलेट इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट पेबल दो चीजें हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल का मतलब होता है, थोड़ा आपको थोड़ा समझने में आपको देरी लगेगी, तो ज्यादा ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जस्ट वेट। गर्मी हो रही है यार,
तो इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेबल ये दो चीजें हैं। रिसीवेबल मतलब इंटरेस्ट आने वाला है, पेबल मतलब आपको इंटरेस्ट देना है। ये यूज करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ टैली में ये ऑप्शन है, ये आपको दिखा रहा हूं। ये नहीं करना है, आप इंटरेस्ट की फिगर देख लीजिए, लिख लीजिए, एंट्री कर दीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आपको ये एंट्री ऑटोमेटिक तरीके से अगर करनी है तो किस तरह से की जाती है आपको बताता हूं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अल्टर में आइए, वाउचर टाइप में जाइए, वाउचर टाइप। सबसे पहले लीजिए क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब अगर हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है तो क्रेडिट नोट, और अगर हम इंटरेस्ट देने वाले हैं तो डेबिट नोट। नहीं समझ आता तो नोट डाउन कर लीजिए आप, आपने अगर नोटबुक रखी है तो। अगर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है तो क्रेडिट नोट, और आप अगर किसी को इंटरेस्ट देने वाले हो, एक मिनट, अगर आप किसी को इंटरेस्ट देने वाले हो तो क्रेडिट नोट, और अगर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है तो डेबिट नोट। बराबर बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को फॉलो नहीं करना है आपको तो सीधा सीधा इंटरेस्ट देखिए, अमाउंट कितनी होती है, और इसे पेमेंट या जर्नल का यूज करके भी आप इंटरेस्ट की एंट्री कर सकते हो। मैं इसको बाद में लेता हूं, मैं इसको बाद में लेता हूं, चलो कंफ्यूजन नको। अब मैं लेता हूं अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसको कैसा किया जाता है दिखाता हूं। ये अशोक सीबी, रमेश टीएम, संगीता डीजी। अब मान लीजिए चंद्रकांत लोन या ये रमेश टीएम, ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसको मुझे इंटरेस्ट देना है। मैं इसलिए उसको ड्रॉप किया कि आपका कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। रमेश टीएम को मुझे इंटरेस्ट देना है, इसका रेट देता हूं पहले मैं, यस 12% 365 डे, एंटर और एंटर। अब देखता हूं रमेश का इंटरेस्ट कितना हुआ। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, रमेश टीएम, 1/4 से 31/3, 13,134 इंटरेस्ट हुआ है जो आपको देना है, जो आपको देना है। अब ये एंट्री कैसे करेंगे आप, पहले एंट्री कैसे होती है आपको मैं बताता हूं, फिर आप मुझे बताना कि एंट्री। आपने अमाउंट लिख ली, 13,134 की अमाउंट आपने लिख ली इंटरेस्ट की। आप दे नहीं रहे हो, खाली आपको एंट्री करनी है। एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर 13,134, रमेश टीएम लोन अकाउंट सीआर 13,134। ये अमाउंट आपने लिख ली कागज के ऊपर, और आपको मैंने बोला कि ये एंट्री आप टैली के वाउचर में कीजिए। क्या करेंगे एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, रमेश टीएम लोन अकाउंट सीआर। तो टैली का कौन सा वाउचर आप यूज करोगे, देखता हूं कौन कौन रिप्लाई करता है मुझे। इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, रमेश टीएम लोन अकाउंट सीआर, ये एंट्री मैंने आपको बोली है कि टैली में करो 13,134 अमाउंट देकर। मैं जानना चाहता हूं, रिप्लाई देखता हूं कौन कौन रिप्लाई करता है कि ये एंट्री कौन से वाउचर में आती है। बाय डिफॉल्ट प्रतीक राठी एडवांस थोड़ा जा रहा है, तो गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन एडवांस जा रहा है। लेकिन अभी तक जिनको पता है उनके लिए जर्नल वाउचर करेक्ट जवाब दिया है सिर्फ 4-5 लोगों ने, सिर्फ 4-5 लोगों ने, 4-5 स्टूडेंट ने उसका रिप्लाई किया है कि एंट्री जर्नल में होगी या 7 में होगी। राइट है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है, एंट्री जर्नल में ही होगी। कितनी, 13,134 की एंट्री होगी। और आप एंट्री कैसा करोगे, इंटरेस्ट पेड को एक्सपेंसेस में डालोगे, रमेश को, रमेश का अकाउंट है, एंट्री करके सेव हो जाएगा, दैट्स ऑल। और एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको इसके अपोजिट। अब देखो, हम बुक्स के हिसाब से नहीं चलेंगे, अब मैं आपके हिसाब से चलता हूं, प्रैक्टिकल के हिसाब से, फिर आता हूं एडवांस पार्ट पे। अब यहाँ पर लोन एडवांसेस का नहीं है मेरे पास अकाउंट, ऐसा समझ के चलो कि अमोल टीवी सेंटर का अकाउंट है।
इसके पास से मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है 10%, 365 दिन का। इंटरेस्ट हो रहा है मेरा 11,902 रुपये 76 पैसा। ये डीआर है। डीआर मतलब अमोल टीवी सेंटर से मुझे इंटरेस्ट आना है। अब मेरी एंट्री क्या हो रही है, देखो मैंने अमाउंट लिख ली। अमोल टीवी सेंटर को डीआर, इंटरेस्ट रिसीव्ड को सीआर, मतलब ये इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको। ये एंट्री टैली में करनी है, 11,902 रुपए की एंट्री टैली में करनी है। आपको जो वाउचर पता है कि ये एंट्री कौन से वाउचर में होनी चाहिए, उसका रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में फास्ट। ये एंट्री जर्नल में आएगी, रिसिप्ट का कुछ संबंध नहीं है। इसका मतलब आपको अभी तक अकाउंटिंग ध्यान में नहीं आई। रिसिप्ट में एंट्री कब होती, अगर इंटरेस्ट के बदले में चेक या कैश अगर आपको मिली होती। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मेरा कहना यह है कि खाली एंट्री कीजिए आप, अमोल टीवी सेंटर को डीआर, इंटरेस्ट रिसीव्ड को सीआर। रिसिप्ट का कुछ भी संबंध नहीं आता इधर। हाँ, उस इंटरेस्ट का अमोल टीवी सेंटर जब आपको चेक देगा, तब हरीश वो एंट्री रिसिप्ट में आएगी। तो चेक नहीं दे रहा है, सिर्फ 31 मार्च को आपको एंट्री करके छोड़ना है, दैट्स ऑल। तो ये अब मान लीजिए एफडी है, एफडी फिक्स डिपॉजिट आपकी इन्वेस्टमेंट है, और बैंक ने आपको एफडी के ऊपर एक साल में कुछ एक 40,000 रुपए इंटरेस्ट दिए बैंक ने। एफडी इन्वेस्टमेंट ग्रुप में है, 5 लाख की एफडी थी, 50,000 रुपए इंटरेस्ट बढ़कर आपकी वैल्यू हो गई 5.5 लाख। क्या करोगे फिर, आप एंट्री करोगे टैली में डीआर एफडी अकाउंट सीआर इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये भी एंट्री आपकी जर्नल में ही होगी, उसके लिए जर्नल वाउचर्स है, जर्नल वाउचर्स। लेकिन अगर सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट में अगर इंटरेस्ट लगता है, तब जो एंट्री होती है बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट सीआर, उसके लिए पेमेंट है। और अगर सेविंग अकाउंट में आपके इंटरेस्ट जमा हो रहा है, आपके एक्स्ट्रा पैसे पड़ के है, सेविंग इंटरेस्ट क्वार्टरली जमा होता है, वो भी एंट्री आपकी रिसिप्ट में होगी। क्यों? तो आपके बैंक में जमा हो रहा है, इसके लिए रिसिप्ट है। आप बैंक का इंटरेस्ट दे रहे हो, इसके लिए पेमेंट। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, होम लोन, पार्टी कार्ड इंटरेस्ट लेना देना, ये सब एंट्री अगर खाली अगर आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है तो जर्नल में होगी। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसका जवाब कौन कौन देता है मैं पूछना चाहता हूँ। अभी हम हमारे आखिरी पड़ाव की ओर जा रहे हैं। एक एग्जांपल है, अमोल टीवी सेंटर ने 11,902 रुपए का इंटरेस्ट आना है। उसने क्या किया, चेक दे दिया, इंटरेस्ट का चेक भी दे दिया। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, उसने इंटरेस्ट का चेक दे दिया है, एज पर अकाउंटिंग के हिसाब से 31 मार्च को ये एंट्री आप टैली के कौन कौन से वाउचर में करोगे? सिर्फ इतना आपको हिंट देता हूं मैं कि 2 वाउचर में एंट्री होगी। कौन कौन से बताओ? रिसिप्ट एंड जर्नल, करेक्ट। यही यही मैं समझना चाहता था आपके पास से। और उसमें जो जवाब मुझे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट से जो मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। रिसिप्ट एंड जर्नल। आप अगर शॉर्टकट करने का प्रयास करोगे ना, तो तकलीफ क्या आएगी आपको बताता हूं मैं। बुक्स के हिसाब से अगर मैं चलूं ना दोस्तों, तो आप कुछ समझ नहीं सकोगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर शॉर्टकट की प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट रिसिप्ट में आपने इंटरेस्ट ले लिया
और डीआर चेक दिया बैंक में, लेके नरेशन में लिखा रिसीव्ड फ्रॉम अमोल टीवी सेंटर, उसका प्रॉब्लम ये आएगा, अमोल टीवी सेंटर का कभी बैंक स्टेटमेंट अगर आपने प्रिंट आउट निकाला, उसमें आपको इंटरेस्ट की एंट्री दिखेगी नहीं। 25 साल का मेरा अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको मैं भाई, कोई मैं 2-3 साल से खिलाड़ी नहीं हूँ इसका अंदर का। मैं टैली का तो छोड़ो, 25 ईयर से मैं अकाउंटिंग फील्ड में हूँ। अकाउंटिंग की मॉनिटरिंग करना, अकाउंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसको सुपरविजन करके देना, ये बहुत बड़ा काम था। टैली में आने के बाद उसको मैंने वाइंड अप करके दूसरों को बांट दिया है। कई लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं मालूम है, सीधा रिसिप्ट में एंट्री कर देते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड सीआर, बैंक अकाउंट डीआर, नरेशन में उसका नाम। अरे मेरे भाई, जब अमोल टीवी सेंटर का अकाउंट स्टेटमेंट अगर आपको देने की पारी आई, उसमें उसकी एंट्री दिखेगी नहीं आपको। इसलिए शॉर्टकट करने का प्रयास कभी भी मत करें। 2 एंट्री हो रही, 2 एंट्री होने दीजिए। पहले जर्नल की एंट्री इंटरेस्ट की होगी, दूसरी एंट्री रिसिप्ट की होगी। एंट्री इसलिए नहीं दिखेगी कि अगर आप सिंगल एंट्री कर रहे हो, आप एंट्री क्या कर रहे हो, रिसिप्ट में जा रहे हैं आप, रिसिप्ट में डायरेक्ट सिंगल वाउचर में सीआर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डीआर बैंक, अमोल का नाम कहाँ आया उसके अंदर। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अमोल के बुक्स में एंट्री होनी चाहिए। तो उसके लिए जर्नल में एंट्री क्या होगी, अमोल टीवी को डीआर, इंटरेस्ट को सीआर, अमोल टीवी के बुक्स में एंट्री जा रही है। दूसरी एंट्री क्या कर रहे हो आप, अमोल टीवी को सीआर, बैंक को डीआर, अमोल टीवी के सीआर को एंट्री जा रही है। तो अमोल टीवी के स्टेटमेंट में आपको 2 एंट्री दिख रहे हैं, इंटरेस्ट की भी और रिसीव्ड की। इसे कहते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग। और आपने जो मुझे क्वेश्चन किया था कि क्यों नहीं दिखेगी, आप रिसिप्ट में अगर सिंगल एंट्री करोगे, डायरेक्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड सीआर, बैंक डीआर, नरेशन में नाम दोगे रिसीव्ड फ्रॉम अमोल टीवी सेंटर, नीचे नरेशन होता है ना, एंट्री करते समय नरेशन देने की सिस्टम है ना, मैं बताया था ना आपको। वहां बिल नंबर दे सकते हो, कुछ टेलीफोन का खर्चा रहा तो कौन से फोन नंबर से पेड किया है, कैश डिपॉजिट है तो किसने कैश डिपॉजिट, नरेशन आप शॉर्ट में दे सकते हो। तो उससे अमोल टीवी के अकाउंट में इफेक्ट नहीं होगा, आपकी एंट्री तो हो जाएगी, पीएनएल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल के दिन अमोल टीवी ने स्टेटमेंट मांगा तो उसमें आपको इंटरेस्ट की एंट्री नहीं दिखेगी, जो अकाउंटिंग के लिए गलत है। ऐसे कई लोगों ने ऐसी गलतियां की थी, इसका बहुत बड़ा हमियाना उन्हें भुगतना पड़ा फ्यूचर में। ऐसा हो सकता है, इसके लिए शॉर्टकट का कभी अकाउंटिंग में ट्राई मत कीजिए, उससे सामने वाले को भी तकलीफ हो सकती है, आपको भी तकलीफ हो सकती है। अब रहा सवाल, इस एंट्री को अगर आपको ऑटोमेटिक करना है तो क्या, आज नई बात दिखाने जा रहा हूं मैं, जो हो सकता है किसी को पता ना हो। आप सभी को यहाँ पर ये पता है, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है, कि इंटरेस्ट की एंट्री जर्नल में होती है, रिसिप्ट पेमेंट में भी की जाती है, जर्नल में भी होती है, लेकिन डेबिट नोट क्रेडिट नोट में होती है, ये बात पता नहीं। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या काम करता है, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री करने का काम करता है। कैसे, वो सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, आप समझ जाओ। यूज करना है तो कीजिए, मत कीजिए कोई दिक्कत नहीं। अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट, लोन एडवांसेस का इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट, सभी का देखने की यही सिस्टम है। वन टाइम का रेट दे दीजिए, दैट्स ऑल। अब आता हूं मैं उस डेबिट नोट के वाउचर पे। डेबिट नोट का यूज कब होगा, अमोल टीवी सेंटर के पास से अगर इंटरेस्ट आपको लेना है तो डेबिट नोट, पार्टी को डेबिट, इंटरेस्ट को क्रेडिट। अगर आपको किसी पार्टी को देना है तो क्रेडिट नोट। इसके लिए मैं पहले नहीं दिखाया, ये डेबिट और क्रेडिट हम जैसों को कंफ्यूजन होता है, मुझे नहीं होता, हम जैसों को, तो आपको भी हो सकता है। इसके लिए मैंने पहले अपनी पारंपरिक पद्धती आपली होती जर्नल मधून करायची, ते अगोदर मी तुमच्याकडून जाणून घेतलं की तुम्ही एंट्री कशात करणार, उत्तर बरोबर आलं की जर्नल मध्ये करणार, ती पारंपरिक पद्धत आहे। पण टॅलीमध्ये ही पण पद्धत त्यांनी दिलेली आहे, त्याचा वापर करायचा नाही करायचा आपली मर्जी। अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, डेबिट नोट, यहां पर एक क्लास बनाइए, क्लास सिंपल इंटरेस्ट क्लास, इसको एंटर कीजिए और यहां पर एक ऑप्शन आएगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग।
उसको यस करना है। और एक क्लास बनाया है उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवाढ़ ब्याज। ब्याज पे ब्याज जहां जहां लगाया जाता है वहां पर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हर महीने को ब्याज लगेगा। अगर आपने महीने पे पेमेंट नहीं किया तो उस महीने के ब्याज पे ब्याज लगेगा। चक्रवाढ़ ब्याज कहते हैं उसको, उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। वो भी क्लास बनाई है। यहाँ पर क्या कीजिए, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं ये शायद आपको कम समझ में आए, लेकिन मेरा बताना काम है कि सिस्टम है, यूज करना है तो कीजिए, मत कीजिए, वरना आपके लिए जर्नल जो चल रही है सिस्टम वो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये मालूम रहे कि टैली में ऐसा भी है, ताकि आपको भी लगे कि साडा सर के क्लास में कुछ तो भी ये नया सीखने को मिला। अब जब मैं डेबिट नोट में आता हूँ 31/3 को, ये देखो डेबिट नोट, सिंपल इंटरेस्ट लिया मैंने, यहां पर लिया अमोल टीवी सेंटर। ऑटोमेटिक क्या लेगा मालूम है क्या? ऑटोमेटिक अमाउंट लेगा 11,902 इंटरेस्ट रिसीव्ड को सीआर, दैट्स ऑल। मैं ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ। वैसा ही अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी जाता हूँ, वाउचर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डीआर 18,681 इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट सीआर। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देखने की जरूरत नहीं है, कागज पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेबिट नोट पे जाइए, क्लास बनाइए, एंट्री कर दीजिए, खुला। अगर यही एंट्री को मुझे इंटरेस्ट देना है तो मैं जाऊंगा क्रेडिट नोट में। अगर मैं क्रेडिट नोट में आता हूं, अब क्रेडिट नोट में पहले क्लास बनाना होगा मुझे, अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, वन टाइम का है, वन टाइम का क्रेडिट नोट। यहाँ भी वैसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट, क्लास फॉर अकाउंटिंग यस, कंपाउंड इंटरेस्ट को यस यस, ठीक है। अब ये मैंने रमेश जो अनसिक्योर्ड लोन था उसके लिए मैं लेता हूं क्रेडिट नोट, सिंपल इंटरेस्ट, रमेश, ये देखिए 13,134 डीआर को इंटरेस्ट पेड। इसका फायदा ये हो रहा है दोस्तों कि डायरेक्ट आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंट्री के साथ कर सकते हो। जर्नल में क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा, कागज के ऊपर लिखना पड़ेगा, फिर एंट्री करनी होगी। गलत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा एडवांस चलना चाहते हो, आप अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हो तो उसके लिए ये दिखाया मैंने कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के द्वारा आपको ये एंट्री आप कर सकते हो। इस तरह से ये सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट एडवांस लेवल का टॉपिक है, वो 2 दिन लगता है उसको पूरा। ये अगर मैं सिखाने बैठूंगा तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, जो हमारे टॉपिक में नहीं है। लेकिन मैं आपको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि मेरा जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे स्पेशल टॉपिक जब बनेगा, वीडियोस बनेगी, मैं यूट्यूब पर, मैं किसी ग्रुप पे नहीं डालूंगा, मैं यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ऐसे मैं कई छोटे छोटे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपके रिलेटेड रहेंगे, आपके बिजनेस के रिलेटेड, स्कूल के रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड। ऐसे कई वीडियोस इस 15-20 दिन में बनाकर अपलोड करने की मेरा काम शुरू होने वाला है। 2-3 वीडियो वैसे बन गए हैं, सिर्फ एक साथ में ही एक बार क्लास होने के बाद ही इसको मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो ये था इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। एक्चुअल जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट में नहीं जाते क्योंकि उनको पता नहीं है, लेकिन ये टैली प्राइम में है, ईआरपी में भी था, ये प्राइम में और अच्छा किया इन्होंने। इसके लिए मुझे लगा कि मैं स्टूडेंट को दिखा दूं, अगर प्राइम ले ही रहा हूं तो इसके लिए मैंने आपको ये दिखाया था। अब आता हूं मैं इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, ये हो गया। दूसरा, कल सवेरे 1:30 बजे तक आपको और एक पीडीएफ मैं कल शेयर करूंगा, जिसके अंदर 2 टॉपिक आपको मैं लेने वाला हूँ। एक्चुअल क्वांटिटी, बिल क्वांटिटी का टॉपिक 1, ये क्या है, 10-15 मिनट का छोटा टॉपिक है। दूसरा, टैली का रिपोर्ट एक्सेल में उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सेल में, मतलब प्रॉफिट लॉस को कैसे लेना है, या कौन से एक्सेल या जेपीजी में उसको कैसे
एक्सपोर्ट करना है, वो एक छोटा सा टॉपिक है। ये 2 टॉपिक हो गया कि हमारा बेसिक का जितना इंपॉर्टेंट है वो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और बाद में अपन अगली डिस्कशन की चर्चा फिर मैं कल करता हूँ। अभी अभी मैं स्क्रीन की शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ और आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं रेडी होता हूँ, ताकि मैं आप सभी को ये कर देता हूँ। आपके कंट्रोल निकाल दिया है मैंने। सर अगर ये सीसी लोन रहा उस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करना सर? जीएसटी कंपटीशन का ऐसा है कि जीएसटी कंपटीशन का रिपोर्ट दिखाने के 5 मिनट लगते हैं, वो आखिरी के सेशन में है। वो जीएसटी 1 कैसे देखना, जीएसटी 3 भी कैसे देखना, ये 2 रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। और दिखा के अपलोड कैसे करना वो कल है, कल के इसमें दिखा दूंगा आपको। नहीं सर, वो सीसी लोन, क्या सीसी अकाउंट जो रहता है ना बैंक में, हाँ, उस पे जो इंटरेस्ट लगता है ना अपने को, वो कैसे स्टार्टिंग से कैसे लेना है, ऐसा समझ में कैसे आना है नहीं, अपने अब को उसका तो टैली? रिकंसिलेशन करना पड़ता है सबसे पहले, वो एडवांस में जाता है पूरा। आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहले तो आपको हर एंट्री रिकंसाइल करनी होगी। बैंक में जिस डेट में एंट्री हुई है वो डेट आपको लेनी होगी, और फिर आप अल्टर करके इंटरेस्ट को यस करते समय आपको वहां पर 2 ऑप्शन आते हैं, वाउचर या रिकंसिल डेट। अगर आप रिकंसिल डेट लोगे, 1 मिनट, अगर आप रिकंसिलेशन का डेट लोगे तो उस डेट से लेगा, और अपने बैंक स्टेटमेंट को सामने रखकर बैंक के डेट के हिसाब से अगर एंट्री की है तो बैंक के डेट के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा। लेकिन इसके लिए आपको रिकंसिलेशन करेंगे तो ही सीसी का इंटरेस्ट आप बैंक डेट के हिसाब से निकाल पाओगे। सर लेकिन सीसी में तो बैंक के तरफ अपना क्रेडिट बैलेंस रहता है ना? और ना फिर तो वहां पर ऑप्शन दिया है ना, कि इंटरेस्ट आपको ऑल बैलेंस पे करना है, क्रेडिट पे करना है या डेबिट पे करना है। तो उस वक्त आप क्रेडिट बैलेंस सेलेक्ट करो ना। आपका क्रेडिट बैलेंस बैंक के लिए डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा हॅलो सर. हाँ, सर 21 तारखेला सीसीचं इंटरेस्ट डिडक्ट होतं बँकेच्या अकाउंट मधून. हाँ। मग ते आपण महिन्याच्या 30 महिन्याला बघायचं का 30 तसं? तारखेला 30 तारखेचं बघायचं आपण। अच्छा, कारण आमचं 21 तारखेला डिडक्ट होतं बैंक CC. बैंक बैंक काय करते काळे साहेब, हाँ। 31 तारखेला जेव्हा इंटरेस्ट डेबिट जब आपके अकाउंट को डालती है, वो 30 तारीख तक का क्लोजिंग बैलेंस पकड़ के डालती है, और अगला 31 तारीख फिर पकड़ते अगले महीने में, और आखिरी का हो। इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, उतना आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। ओके ओके. प्रत्येक ऐसा ही कह रहे इंटरेस्ट का कैसा है तुझे मालूम है, तो बैंक में जॉब करता है तू। सर आपने सिखाया था सब पहले मेरे को इंटरेस्ट का। ओके तर बँकेचे रेट दर 3 महिन्याला बदलतात रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे. तर आपल्याला तिथं जाऊन प्रत्येक महिन्याला सेट करावं लागेल का ज्यावेळेस बदलते त्यावेळेस? सध्या जो रेट चालू आहे सध्या, तुम्हाला ज्या रेटने बँकेने इंटरेस्ट कॅल्क्युलेशन केलंय तो रेट तुम्हाला अल्टर करून तिथं टाकावं लागेल कुलकर्णीसर, तर मग तुम्हाला त्याचं इंटरेस्ट कॅल्क्युलेशन करता येईल. ओके थँक्यू. के बारे में लिया था मैंने। जी सर। वीडियो आप सुनेंगे तो समझ जाओगे, बहुत ही आपके लिए जरूरी था वो, तो एक बार देख लेना तो ध्यान में आ जाएगा आपको। सर ये जो इंटरेस्ट आएगा तो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा नहीं? हाँ राइट सर, राइट। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका इनकम होगा, अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपका खर्चा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब सर सब प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जब बैलेंस शीट बनती है, जो अकाउंट हम देते हैं सीए को, तो ऑटोमेटिक वो सेक्शन चला जाता है या हमको बाकायदा मेंशन करके देना पड़ता है? नहीं, आपको मेंशन मतलब आपने अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड को इनडायरेक्ट इनकम लिया है और इंटरेस्ट पेड को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इनडायरेक्ट इनकम की फिगर जाएगी। फिर आपको सीए क्या बोलेगा, कहाँ से इंटरेस्ट मिला उसका डिटेल दीजिए, तो आप इंटरेस्ट रिसीव्ड की प्रिंट आउट दे दोगे उसको। इंटरेस्ट रिसीव्ड में आपने जितनी एंट्रीज ली है उसकी प्रिंट आउट अगर दे देंगे तो उसमें डिटेल आ जाएगा कहाँ से इंटरेस्ट किसका आया है। वैसा ही इंटरेस्ट पेड का भी दे दोगे तो किसको किसको इंटरेस्ट दिया है उसका डिटेल आपको दिख जाएगा। थैंक यू सर. सर ईएमआय ला 20 वर्षाची मुदत आहे.